हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो शुरू हो रहा है। कल तक हम लोग जो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार कर चुके हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास, बिहार का जो है प्राचीन इतिहास वो समाप्त हो चुका है और आज से शुरू हो रहा है आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक इतिहास कब शुरू होता है? आधुनिक इतिहास तब शुरू होता है जब अंग्रेज जो है वो उनका भारत में आगमन हुआ था। अंग्रेज़ों के भारत में आगमन 18वीं सदी, ठीक है। अंग्रेज़ों के भारत में आगमन के साथ ही आधुनिक जो इतिहास है वो शुरू हो गया था। तो यहीं से हम लोग देखते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। कौन कौन अंग्रेज़ थे जो बिहार में आए थे, ठीक है, किस किस देश से आए थे वो लोग, ये सभी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहला है हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन बिहार। बिहार में जो यूरोप से वो लोग आए थे, ठीक है, ये लोग कहाँ से आए थे? अंग्रेज लोग यूरोप से, यूरोप महादेश से। ये लोग ट्रेडर्स के रूप में आए थे। ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी होता है। तो ये लोग व्यापारी के रूप में आए थे, पर आने के बाद इन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो यूरोपीय व्यापारी लोग आए थे, आप लोगों को पता है किस चीज़ का व्यापार करने आए थे? स्पाइसेस, मसाले खरीदने आते थे ये लोग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ पे लगा कि यहाँ मिलता है, धीरे धीरे और भी व्यापार बढ़ गया था, लेकिन शुरुआत मसालों से ही हुआ था, ठीक है। सबसे पहला कौन सा देश से सबसे पहले यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ था? तो वो सबसे पहला था पोर्तुगीज़, ठीक है। पोर्तुगीज़ हिंदी में कहते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। सबसे पहले भारत आने वाला जो आदमी था यूरोप से, उसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा यानी कि पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। पोर्टुगीज़ वेयर फर्स्ट टू विजिट इंडिया और विजिट बिहार। भारत आए थे सबसे पहले, तो बिहार भी आए थे यानी कि सबसे पहले। और उस समय कल की लेक्चर तक में हम लोग पढ़े थे कि बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा हो चुका था, ठीक है। बिहार बंगाल का इलाका हो चुका था। बंगाल अगर आप लोग इंडिया के नक्शा में देखेंगे तो अभी आपको बंगाल बहुत छोटा सा ऐसे करके ऐसे हल्का सा दिखाई देता है, पर उस टाइम बंगाल बहुत बड़ा था। उसमें हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, असम के कुछ इलाके सब बंगाल के हिस्से में आते थे। बांग्लादेश भी उसमें अलग नहीं हुआ था। तो बंगाल बहुत बड़ा था और वहीं पे सबसे पहले अंग्रेज़ लोग जो है वो लोग आए थे। और कौन आया था? पोर्टुगीज़। देयर से ट्रेड सेंटर वाज हुगली। इनका व्यापारिक केंद्र हुगली में था, ठीक है। हुगली कलकत्ता में के पास है, हुगली वहीं पर था इनका ट्रेड सेंटर का मतलब जहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, गोदाम टाइप का, ठीक है। वहाँ पे ला के अपना सामान सब रखते जाता था हुगली में। फिर वहाँ से जो वहाँ का पोर्ट है, बंदरगाह है हुगली बंदरगाह, वहाँ से फिर अपना ले जाता था जहाज में भर के। दे ब्रिंग स्पाइसेज एंड सिरेमिक्स एंड बाउट कॉटन क्लॉथ्स एंड साल्ट पीटर, ठीक है। ये लोग मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक्स, कॉटन क्लॉथ्स, साल्ट पीटर्स, ये सब कॉटन क्लॉथ्स, साल्ट पीटर का मतलब होता है शोरा, ठीक है। शोरा, साल्ट पीटर, एकदम याद रखना है। साल्ट पीटर इसका उपयोग बारूद वगैरह में किया जाता था, गन पाउडर के रूप में। तो साल्ट पीटर के लिए सबसे फेमस पटना ही था। पटना से ही साल्ट पीटर का व्यापार होता था। शोरा का व्यापार जो है उसके लिए सबसे फेमस है पटना ही, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि वो लोग भारत से किस किस का व्यापार करते थे। ऑप्शन था ढेर सारा, तो आप लोग को याद रखना है कि सूती का कपड़ा, शोरा, साल्ट पीटर, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है। इन 1632 डच फैक्ट्री वाज स्टेब्लिश्ड इन पटना। सबसे पहले, ठीक है, आया था सबसे पहले पोर्तुगीज़ लोग व्यापार करने, लेकिन सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की किसने? डचों ने। डच नाम का देश हुआ करता था उस समय यूरोप में। अब यूरोप में कोई डच नाम का देश नहीं है, उसका नाम बदल गया है, ठीक है। आप लोग नीदरलैंड नाम सुने होंगे, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। तो यही डच हुआ करता था। इसने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले खोली थी पटना में। कब? 1632 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का कि डचों की फैक्ट्री जो वो कब खोली गई? 1632 में। या पूछा है 1632 में किसने फैक्ट्री खोली? तो डच ने अपनी फैक्ट्री 1632 में पटना में खोली थी, ठीक है। सबसे पहले डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। फैक्ट्री का मतलब क्या है? वो लोग यहाँ पे कुछ बनाने तो आए नहीं थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो करने नहीं आए थे जो फैक्ट्री रहेगा, मशीन रहेगा, नहीं। फैक्ट्री का मतलब है गोदाम, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब है गोदाम, जहाँ पे
सारा जगह से मतलब अलग अलग गांव से सामान वामान ला के वो लोग यहाँ पे गोदाम में रखेगा, उसको वो लोग फैक्ट्री नाम देता था। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो गोदाम है वो डच ने खोला था 1632 में पटना में। बिहार वाज सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ कॉटन क्लॉथ। बिहार जो है किन किन चीज़ों के व्यापार के लिए सेंटर था, तो सूती के कपड़े के लिए, सिल्क के कपड़े के लिए, सिल्क का सामान जो भी होता है, ओपियम, ओपियम का मतलब अफीम। ठीक है, अफीम हम लोग जो है, आप लोग नील का खेती पढ़े हैं, है ना, चंपारण में होता था, उसी प्रकार से अफीम का खेती भी करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अफीम का खेती से भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मिट्टी उट्टी सब खराब हो जाता है। ठीक है, अफीम, चीनी और शोरा, साल्ट पीटर, तो इन सब के लिए जो बिहार है वो फेमस था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट पटना इन 1657 एंड 58। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वाले, ठीक है, देखिए यूरोप एक महादेश है, ठीक है, उसमें बहुत से देश हैं। एक तो हो गया आपको ब्रिटेन हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर डेनमार्क हो गया जहाँ से डेनिश लोग आए थे, फिर नीदरलैंड हो गया जहाँ से डच लोग आए थे, उसके बाद आपको और भी से देश हो गए जैसे कि पुर्तगाल से आए थे, स्पेनिश, ठीक है, इटली। तो ये पूरा यूरोप महादेश में बहुत से ऐसे ऐसे देश हैं। अब इसमें से किस देश से कौन आया, तो जो पुर्तगाल से आया तो पोर्टुगीज़ पुर्तगाली, स्पेन से आया स्पेनिश, फ्रांस से आया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद अगर डेनमार्क से आया तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड से आया तो उसको कहेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और अगर वो ब्रिटेन से आ रहा है यूके से तो उसको कहेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबका नाम में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुआ है और बाकी देश का नाम है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कि ये लोग ब्रिटेन वासी है, ये लोग ब्रिटेन से आया था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पटना में अपनी फैक्ट्री खोली थी 1657-58 में। लेकिन क्वेश्चन इसका नहीं पूछा जाता है, जो सबसे पहले खोला था आप लोग उसको याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डचों की फैक्ट्री। उसके बाद 1674 में डेनिश यानी डेनमार्क के जो लोग थे, डेनिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी पटना में। कहाँ पे, नेपाली कोठी में। पटना में एक जगह है पटना सिटी में नेपाली कोठी, वहीं पर डेनिश लोगों ने भी अपनी फैक्ट्री 1674 में खोली थी। तो अब ऑप्शन में जैसे एग्जाम में दे सकता है कि मैच कीजिए, या फिर आपको दे सकता है जैसे 1 ऑप्शन में दे देगा डेनिश, 2 में दे देगा इंग्लिश और 3 में दे देगा डच। तो आपको उसको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया डच, फिर दूसरा हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर हो गया डेनिश। सबसे पहले डच, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर डेनिश यानी डेनमार्क की कंपनी। ठीक है, तो ये लोग फिर आ गए भारत में, इनका आगमन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेज है, ठीक है, अब अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध बना, कैसे क्या हुआ, हम लोग स्पेशल बिहार को लेकर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिहार बंगाल का इलाका था। तो बंगाल मान के चलिए, बिहार ख़त्म हो चुका था ना, बिहार नाम का कुछ नहीं बचा, बस बंगाल है, बंगाल में ही बिहार घुसा हुआ है। ठीक है, तो बंगाल को ही लेके चलेंगे। इन 1717 एम्पेरर फर्रुखशियार, कल हम लोग पढ़े थे फर्रुखशियार के बारे में, यही पहला मुगल शासक था जिसका ताजपोशी जो है कहाँ पर हुआ था। आप लोग ऑप्शन में, आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि फर्रुखशियार की ताजपोशी कहाँ हुई थी। तो जो राजा फर्रुखशियार था मुगल वंश का शासक, उसने गोल्डन फरमान जारी किया 1717 में। गोल्डन फरमान, गोल्डन फरमान का मतलब एक राजा लोग जारी करते हैं ना फरमान यानी आदेश, ये मेरा आदेश है। ठीक है, इसको गोल्डन फरमान क्यों कहा गया अभी बताते हैं। तो एक फरमान जारी किया, किसके लिए जारी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कौन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन वाला, उसके लिए। फॉर फ्री ट्रेड इन बंगाल, इस फरमान में कहा गया कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बंगाल में मुफ्त व्यापार कर सकती है। मुफ्त व्यापार क्या होता है, फ्री में व्यापार, यानी वो कोई टैक्स पे नहीं करेगी, विदाउट टैक्स। ठीक है, सरकार उसे कोई टैक्स नहीं लेगी, वो अपना व्यापार करे, जो उसको पैसा होता है वो अपना ले जाए अपने देश, है ना, सरकार उससे थोड़ा सा भी टैक्स नहीं लेगी। तो ऐसा फर्रुखशियार ने फरमान जारी किया, और ये फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन फरमान हुआ क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना था यहाँ पे इंडिया में, तो उसको कुछ पैसा नहीं देना था, खाली यहाँ पे व्यापार करना था, सामान खरीदना था, सामान बेचना था और अपना जाना था अपने देश पैसा लेके। इसको दस्तक भी कहा गया, इस गोल्डन फरमान को दस्तक भी कहा जाता है। तो दस्तक
भी वर्ड आप लोग लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फर्रुखसियार, इसने बहुत बड़ी गलती की। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फ्री में व्यापार करने का जो है ये फरमान दे करके फर्रुखसियार ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए फर्रुखसियार को घृणित कायर का उपाधि जो है वो दिया जाता है। इतिहासकार इसे घृणित कायर कहते हैं कि एकदम कायर आदमी था, इसने ऐसा गलती किया, ठीक है। द कंपनी वॉज परमिटेड टू मिंट इट्स ओन कॉइन। द कंपनी, जो कंपनी थी उसको परमिशन था कि वो अपना खुद का कॉइन जो है वो जारी कर सकती है, टू मिंट इट्स ओन कॉइन्स। ये भी परमिशन दे दिया कि तुम अपना कॉइन खुद ही जारी कर सकते हो। अपना कॉइन मतलब अपना सिक्का, तुम नया सिक्का खुद का चला सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या ये जो फरमान जारी हुआ इससे जो बंगाल के नवाब होंगे, नवाब ऑफ बंगाल, वो तो इससे खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको तो टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, और उनको टैक्स नहीं आ रहा था। वाज नॉट हैप्पी बाय दिस फरमान। उसमें बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, तो वो खुश नहीं थे क्योंकि उनको टैक्स नहीं आ रहा था। पर वो जो दिल्ली का शासक है फर्रुखसियार, उसके खिलाफ क्या ही आवाज़ उठा सकते थे, इसीलिए वो अपना चुप थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई अलीवर्दी खां की और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनका जो नाती है, ठीक है, सिराजुद्दौला, वो नवाब बन गया। इनका नाती, इनकी 3 बेटियां थी, इनका एक भी बेटा नहीं था, तो कौन बनता, तो बेटी का जो बेटा यानी कि इनका नाती सिराजुद्दौला वो बन गया, एक छोटी वाली बेटी का। तो बाकी जो बेटियां हैं दोनों, वो सोची कि हमारा बेटा को क्यों नहीं बनाए, तो वो लोग का भी दुश्मनी हो गया इससे, सिराजुद्दौला से। और बाकी इसकी मौसी सबका इससे दुश्मनी हो गया, मौसेरा भाई लोग का दुश्मनी हो गया, सबका इससे दुश्मनी हो गया सिराजुद्दौला से, ठीक है। और अंग्रेज़ों से तो दुश्मनी चल ही रहा था। ही हैज़ टेंशंस विथ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के साथ इसको बहुत टेंशन था। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, क्या क्या कारण थे जो सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। पहला कारण था कि मिस यूज ऑफ दस्तक बाय ब्रिटिशर्स। अंग्रेज जो है उनको जो दस्तक मिला था यानी गोल्डन फरमान कि वो लोग फ्री में व्यापार कर सकते हैं बंगाल में, इसका वो लोग मिसयूज करते थे। कैसे मिसयूज करते थे कि ये जो गोल्डन फरमान मिला था वो कंपनी को दिया गया था, कंपनी को, कि कंपनी व्यापार कर सकती है फ्री में। ये ऐसा नहीं कहा गया था कि एक एक आदमी, एक एक अंग्रेज आदमी जो है वो जाके कुछ सामान खरीदेगा और फ्री में खरीदेगा, उसको जो लाभ होगा वो टैक्स नहीं पे करेगा। वो टैक्स पे करेगा, उसको करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फरमान कंपनी को दिया गया था। लेकिन कंपनी के जितने कर्मचारी थे वो इसका प्रयोग करने लगे थे अपना इंडिविजुअली, तो ये मिसयूज हुआ। दूसरा, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। अंग्रेज जो है वो फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दिए थे। फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, ठीक है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। कलकत्ता में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कलकत्ता में ही बनाई थी। फैक्ट्री मतलब गोदाम, ठीक है। और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में, जिसका नाम था उस फैक्ट्री का फोर्ट विलियम, ठीक है। तो इसका अंग्रेज क्या किया कि किलाबंदी शुरू कर दिया। किलाबंदी मतलब चारों साइड से इसको घेरना, और यहाँ पे सैनिक उन्हीं रखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ किसी भी नवाब को पसंद नहीं आया कि मेरे रहते हुए कहीं और भी, मतलब मेरे पास तो सैनिक है लेकिन कोई और भी है जो सैनिक रख रहा है, ठीक है, कोई और भी है जो एकदम किला की तरह बना रहा है, किला मतलब महल की तरह बना रहा है। तो ये सब राजा को पसंद नहीं आएगा, तो सिराजुद्दौला को ये भी पसंद नहीं आया। और तीसरा ब्रिटिशर से था कि ब्रिटिशर सपोर्टेड कॉन्स्पिरेटर्स। अंग्रेज जो है वो षड्यंत्रकारियों को सपोर्ट करते थे। आप लोग अगर झांसी की रानी या उस टाइप का कोई सीरियल देखे होंगे तो देखे होंगे कि अंग्रेज क्या करता था कि फूट डालने वाला काम करता था, और जो भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं यानी कि षड्यंत्र करने वाले होते हैं उनको सपोर्ट करता है, और बाद में उनको भी कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो षड्यंत्रकारी यहाँ पे इसके मामले में कौन था? सिराजुद्दौला के मामले में तो जो इसकी मौसी थी, जैसे घसीटी बेगम, घसीटी बेगम जो है ये एकदम षड्यंत्र करते रहती थी। फिर इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, ये भी षड्यंत्र कर रहा था, ठीक है। फिर कुछ अमीर लोग थे जैसे जगत सेठ, ठीक है, ये इस तरह के लोग षड्यंत्रकारी थे और अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हमेशा सिराजुद्दौला को परेशानी में डाल देते थे, ठीक है। तो इसी सब ये सब जो प्रॉब्लम हुआ, मेन प्रॉब्लम तो ये था, दस्तक का दुरुपयोग सबसे मेन प्रॉब्लम था, और फोर्ट विलियम की किलेबंदी होने लगी। तो हुआ बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। पलासी का युद्ध 1757 में किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पलासी,
ठीक है। ये युद्ध बस षड्यंत्र मात्र था, ठीक है। शदम युद्ध कहते हैं, जैसे कि ये नकली युद्ध था, क्योंकि सिराजुद्दौला के साइड में जितने लोग लड़ रहे थे, जैसे मीर जाफ़र इसका सेनापति, ये तो मिला हुआ है अंग्रेज़ों से पहले से, तो फिर ये क्या अच्छा से लड़ेगा, तो बिल्कुल अच्छा से नहीं लड़ रहा था। तो इस तरह से इसके साइड में जितने भी लोग थे सब मतलब षड्यंत्र वाले थे और सब अंग्रेज़ों से पहले ही मिल गए थे। तो इसीलिए वही षड्यंत्र के कारण बेचारा सिराजुद्दौला जो है वो मारा जाता है, ठीक है। केवल इसके एक दो सेनापति जो होते हैं, जैसे कि मीर मदान, यहाँ देखिए, ओनली मीर मदान एंड मोहन लाल फाउट सिंसियरली, केवल इसका एक सेनापति मीर मदान और एक मोहन लाल, ये दोनों ही अच्छे से लड़े थे और बाकी जो भी सेनापति था वो लोग मिल गया था। सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है कौन, मीर जाफ़र का बेटा मीरन, ठीक है। मीर जाफ़र का जो बेटा रहता है मीरन, वो फिर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। मतलब युद्ध में हारने लगता है जब, तो सिराजुद्दौला भाग जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव से हारने लगता है, देख लेता है कि मेरा सैनिक सब तो लड़ ही नहीं रहा है, मेरा सैनिक सब तो पैसा खाया हुआ है, तो सिराजुद्दौला भागने लगता है। तो मीर जाफ़र का बेटा मीरन जो है उसको पकड़ के उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद मीर जाफ़र जो है वो बंगाल का नवाब बनता है, यही मीर जाफ़र, ठीक है, जो षड्यंत्र करता था। इसको बंगाल के नवाब अंग्रेज़ लोग बना देता है, लेकिन अंग्रेज़ मीर जाफ़र को बनाया है किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, है ना, ताकि मेरा सब कुछ जो है फुलफ़िल हो जाए, हमको कोई दिक्कत ना हो, राजा जो है वो मेरे अंडर में रहे, इस तरीके से, इसीलिए ऐसा राजा बनाया गया था, ठीक है। मीर जाफ़र बनने के बाद क्या करता है, देखिए, ही वॉज ओनली द पपेट ऑफ ब्रिटिशर। देखो मीर जाफ़र कब से कब तक रहा, 1757 से 1760, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, मीर जाफ़र को बना दिया गया राजा और ये 1760 तक रहा। ये केवल अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था, पपेट, ठीक है, अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। अंग्रेज इसको जो जो बोलते थे वही वही करता था। उसने अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी भी दे दी। 24 परगना क्या है, 24 परगना जिला है, ठीक है, कलकत्ता में, बंगाल में। तो वहाँ की ज़मींदारी जो है, ज़मींदारी का मतलब होता है कि राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को दे दिया कि आज से इस जो ज़िला में जितने गांव वगैरह पड़ेंगे तो उसका जो भी टैक्स होगा वो आप ही रख लीजिएगा, है ना, ये हो गया। तो अंग्रेज़ों को इस तरह से दे दिया कि इस गांव में जितना भी टैक्स मिलेगा सो आप रख लेंगे। बताओ, ये तो और उल्टा, मतलब कि ये लोग टैक्स लेने लगे हम लोगों से, है ना। यहीं से शुरू हुआ अंग्रेज़ों का जो है भारत पर शोषण, जो है वो यहीं से शुरू हुआ था कि धीरे धीरे वो लोग हमारे से टैक्स वसूल करने लगे, ठीक है, ज़मींदारी इसने दे दिया। फिर क्या हुआ, लेकिन अंग्रेज़ जो होते हैं, अंग्रेज़ जो थे वो लोग मतलब लालची किस्म के थे, थोड़ा सा से उनका पेट ही नहीं भरता था। उनको जो 24 परगना की ज़मींदारी दी गई तो उनको चाहिए था कि और हमको मिले और मिले। तो इसलिए क्या हुआ कि मीर जाफ़र परेशान हो गया, मीर जाफ़र को बार बार बोलते रहता था कि और दो और दो। हाँ, तो मीर जाफ़र जब परेशान हो गया तो वो अपना दामाद, उसका दामाद थोड़ा बुद्धिमान था, सन इन लॉ मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है। मीर जाफ़र जो है वो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। अब आगे मीर कासिम देखते हैं, क्योंकि मीर कासिम थोड़ा सा चतुर था, थोड़ा चतुर था, अच्छा मतलब कॉम्पिटेंट राजा था, इसीलिए मीर कासिम जो है आगे क्या होता है देखिए, 1760 से 1764 राज करता है। ही वॉज़ वेरी क्लेवर, बहुत तेज़ था, एंड वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता था, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होकर। वो नहीं चाहता था कि वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र बना रहे, मीर कासिम ऐसा नहीं चाहता था। तो उसने क्या क्या किया, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम किया वो किया कि ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर ली, ठीक है। समझिए, मुंगेर कहाँ है, बिहार में है। मान लो कि अगर हम यहाँ पे बिहार का नक्शा बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे मुंगेर है, इस जगह पे मुंगेर। मुर्शिदाबाद कहाँ है, ढाका में के पास है, यानी कि बांग्लादेश में है, मतलब इधर है। और यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ मुर्शिदाबाद, और यहाँ पे कोलकाता। तो अंग्रेज़ कहाँ रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। अंग्रेज़ों के पास था पहले राजधानी, तो वो सोचा, मीर कासिम सोचा कि अंग्रेज़ों से दूर जाना होगा, है ना, अंग्रेज़ों के इतना पास मेरा राजधानी रहता है, इसी कारण से ये लोग जो है हमको टॉर्चर करता है। तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र कर ली, मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया। समझ में आया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था, तो वो था मीर कासिम। क्यों किया था? अंग्रेज़ों से दूर जाने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या किया? ही अलाउ ड्यूटी फ्री ट्रेड टू इंडियन ट्रेडर्स। अभी तक फ्री में व्यापार कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि उनको गोल्डन फरमान मिला हुआ था। मीर कासिम क्या किया कि वो भारतीय जो व्यापारी हैं उनको भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का दे दिया, अलाउ कर दिया कि अब आपसे भी टैक्स नहीं लेंगे, जाइए। जो भारतीय व्यापारी हैं उनसे भी टैक्स नहीं लेने का उसने ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों को ये बहुत ख़राब लगा कि अरे मतलब हमको जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो इसको भी क्यों मिल गया, है ना। मतलब मेरे अंग्रेज़ को लगा कि भारतीय व्यापारी को मेरे बराबर कर दिया गया, इसलिए वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए मीर कासिम से। तीसरा क्या किया मीर कासिम? ही ट्रेंड हिज आर्मी इन ब्रिटिश स्टाइल। मीर कासिम समझ गया था कि हम जो ये सब काम कर रहे हैं, हम जो भारतीय व्यापारियों को भी फ्री में व्यापार करने दे दिए, राजधानी हटा लिए, तो ज़रूर मेरा अंग्रेज़ों से लड़ाई होगा। तो लड़ाई में तो हम हार जाएंगे, मेरे पास तलवार है, उसके पास बंदूक है, तो हमको अपने जो मेरे आर्मी है उसको ब्रिटिश स्टाइल में ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसने अपनी आर्मी को ट्रेंड किया ब्रिटिश स्टाइल में। और चौथा काम किया कि वो एक गन फैक्ट्री मुंगेर में खोला। मुंगेर में अपनी राजधानी थी उसकी, वहीं पर उसने एक गन फैक्ट्री भी खोला। ठीक है, तो ये सब काम उसने किया। जब उसने ये सब काम किया तो अंग्रेज गुस्सा हो गए उसके ऊपर कि ये क्या कर रहा है, ये मेरा कठपुतली होना चाहिए, तो इसको हटा दिए। अंग्रेज जो है इसको हटा दिया मीर कासिम को कि तुम जो है राजा बनने लायक नहीं हो, और दोबारा से मीर जाफ़र को ही राजा बना दिया, यानी इसके ससुर को। समझ में आया? इसको हटा के दोबारा मीर जाफ़र को ही राजा बना दिया गया। अब राजा कौन बन गया? मीर जाफ़र। और मीर कासिम को मार देंगे अंग्रेज। मीर कासिम भाग गया। ठीक है, मीर कासिम जो है वो क्या किया? भाग गया। और भाग करके वो चला गया कहाँ? यूपी। बिहार से चला गया यूपी, और वहाँ जाके वो सपोर्ट लेके आया। किसका सपोर्ट लेके आया? ठीक है, वो 2 लोगों से सपोर्ट मांग के लाया। अवध के नवाब, एक अवध के नवाब से, अवध गया था और अवध के नवाब से सपोर्ट मांग के लाया, और दूसरा जो मुग़ल बादशाह थे उस समय के, उनसे सपोर्ट मांग के लाया कि आप दोनों का सपोर्ट चाहिए, हमको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, अवध के नवाब से और मुग़ल बादशाह से, इन दोनों के यहाँ गया और दोनों से सपोर्ट मांगा। ठीक है, और ये दोनों जब सपोर्ट किए मीर कासिम का, तो फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764, फाउट बिटवीन हेक्टर मुनरो। इस बार अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो, याद रखना है। प्लासी में था लॉर्ड क्लाइव, यहाँ है हेक्टर मुनरो। एक तरफ हेक्टर मुनरो और दूसरे तरफ कंबाइंड फोर्स मीर कासिम का, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का। ठीक है, अभी ये बताए थे कि मीर कासिम गया और मुग़ल बादशाह शाह आलम 2 से, और शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन दोनों से मदद मांग के लाया था। तो ये तीनों एक साइड थे और एक साइड था हेक्टर मुनरो। लड़ाई हुई पर अंग्रेज जीत गए। ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। ठीक है, अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए। ये युद्ध अंग्रेजों ने छल से नहीं लड़ा था प्लासी की तरह। प्लासी के युद्ध तो पूरा छल वाला युद्ध था। ये युद्ध जो है वो अंग्रेजों का सैनिक श्रेष्ठता को दिखाता है कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति जो थी वो सच में श्रेष्ठ थी। ठीक है, तो बैटल जो है वो जीत गए। दिस इज़ द विक्ट्री ओवर होल इंडिया। ये उनका पूरे भारत पर विजय आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुग़ल वंश के राजा को जीत लिया था, और मुग़ल वंश का राजा दिल्ली पे राज करता था। अगर उसको जीत लिया तो मतलब कि समझिए कि पूरा भारत को ही जीत लिया। यहीं से मेन जो है वो शुरू हो जाता है इनका। ठीक है, जीतने का। मीर जाफ़र अगेन बिकम नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया गया था। अभी हम लोग बात किए कि मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को बना दिया गया था। तो क्वेश्चन ये रहता है कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था बंगाल का नवाब? तो वो मीर जाफ़र ही था। 1765 में जब मीर जाफ़र मर जाता है तो उसका एक बेटा रहता है निज़ामुद्दौला, छोटा रहता है, माइनर सन रहता है, उसको नवाब बना दिया जाता है। और 1765 में ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ठीक है, कोई भी युद्ध होगा ना, आगे भी हम लोग जब भी युद्ध पढ़ेंगे तो युद्ध के बाद एक संधि जरूर होता है। युद्ध हुआ तो संधि होगा, जो बच गए उनके साथ में। मीर कासिम को तो मार दिया अंग्रेज, लेकिन ये दोनों तो बच गया, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह। ये दोनों को तो नहीं मार सकते मुग़ल बादशाह को। ठीक है,
तो अंग्रेज़ों ने उसके साथ कर ली थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, किसके कौन किया था? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव वापस आ गया था इसने, और शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। शाह आलम द्वितीय गेव द दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिशर्स। इस संधि में लॉर्ड क्लाइव शाह आलम टू को बोला कि हम आपको माफ़ करते हैं, भले आप हार गए हैं लेकिन आप अभी भी राजा बने रहिएगा, बदले में आप हमको बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, सब उस समय का बंगाल, अभी का बंगाल नहीं, उस समय का बंगाल। तो ही गेव, कहा कि आप हमको बंगाल का जो दीवानी अधिकार है वो दे दीजिए, दीवानी राइट्स दे दीजिए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स वसूल करने का। तो उस समय टैक्स वसूल करने का, कि हमको पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हम टैक्स वसूल कर सकें और न्याय भी हम ही करें, जस्टिस सिस्टम भी मेरे ही हाथ में हो। ठीक है, ऐसा हमको राइट जो है वो दे दीजिए। ठीक है, दीवानी राइट्स का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना और जस्टिस सिस्टम दोनों अपने हाथ में ले लिया। समझ में आया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के माध्यम से क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये हुआ था। और इसी तरह से जो अवध के नवाब थे उनके साथ भी इलाहाबाद की संधि हुई थी, मतलब इलाहाबाद में ही संधि हुआ था, और उनको भी छोड़ दिया गया, बदले में उनसे कुछ पैसा उस अंग्रेज़ ले लिया और उनको भी छोड़ दिया। ठीक है, कहा कि बस आप जो है हर साल पैसा भेजते रहिए। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया है। आप लोग किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, अपना कॉपी में ज़रूर इसको नोट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस लेक्चर से बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।